हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी नाउन पढ़ रहे हैं। अब जो है नाउन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में उसकी कुछ बची हुई चीजें हैं आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि फर्स्ट पार्ट आपने पूरा का पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो समझ में आया होगा, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन नहीं देखा होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है अब एक रूल स्टार्ट होता है कि मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो मटेरियल नाउन होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल होते हैं, आपको पता है। एंड यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स, और वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो भी होते हैं वो सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होते हैं, ठीक है ना। अब जब सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं तो वो कैसी, दे टेक सिंगुलर वर्ब, उनको कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। और प्रोनाउन भी सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन कौन सा, न्यूटर जेंडर का। न्यूटर जेंडर की प्रोनाउन जो इट इट्स इटसेल्फ होता है, ठीक है ना, न्यूटर जेंडर की प्रोनाउन उनको चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर तो नहीं होते लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। भाई सिंगुलर हम उनको नहीं कह सकते, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक है या एक से ज्यादा है। लेकिन हाँ, सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन न्यूटर जेंडर वाली ये, ठीक है। तो ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे लिखा है, माय सिंपैथीज, मेरी सहानुभूति आर ऑलवेज विद द पुअर, मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों गरीबों के साथ होती है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपैथीज, सिंपैथीज एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो कि सिंपैथीज होता ही नहीं है, होता है सिंपैथी, सहानुभूति। तो आपको सिंपैथीज नहीं लिखना है, तो क्या होगा, माय सिंपैथी। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को चाहिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नहीं, इज। माय सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। तो ये जो है सेंटेंस ये रॉन्ग था। अब आपने जब सिंपैथी और इज किया तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए वीट्स गेहूं, ठीक है। आपको मालूम है ये मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। क्योंकि गेहूं कोई गिन के नहीं खाता, ना कोई गिन के खाता है ना कोई गिन के खरीदता है, ठीक है ना। ये केजी में बिकता है लेकिन गिनती में नहीं बिकता, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन। तो इसको जो है आप व्हीट में एस नहीं लगाना है, तो क्या हो गया, व्हीट, और सिंगुलर वर्ब लगाइए इज, और आपका ये सेंटेंस जो रॉन्ग था अब आपने इसको करेक्ट कर लिया। कब, जब आपने लिख दिया व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये घर ईंट और पत्थरों से बना है। तो याद रखिए, जब घर ईंट और पत्थर से बना है तो ईंट और पत्थर मटेरियल नाउन हुए, और मटेरियल नाउन में आप एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग था और ये करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं, मीन्स है, पेन्स है और वेजेस है। अब जैसे ये मीन्स है, मीन्स जो होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, मीन्स मीन्स होता है मीडियम या माध्यम। क्या होता है, माध्यम, ठीक है। या साधन, ठीक है। मीन्स मीन्स माध्यम या साधन होता है, ठीक है ना। और एक और होता है, मीन्स मीन्स सैलरी, यानी क्या कहते हैं, वेतन, सैलरी यानी वेतन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मीन्स की मीनिंग माध्यम या साधन होता है तो ये जो है सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जैसे आप यूज करना चाहे। लेकिन मीन में से एस नहीं हटाएंगे, मीन्स ही होगा, मीन नहीं लिखेंगे आप। तो मीन्स सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कब, जब इसका मतलब माध्यम या साधन होता है। और जब इसकी मीनिंग सैलरी होती है तो ये हमेशा प्लूरल होगा, ये सिंगुलर नहीं होगा। मीन्स में जब सैलरी होगी तो ये सिंगुलर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्लूरल। अब आप यहां देखिए, पेन्स, पेन्स मीन्स क्या होता है, प्रयत्न, प्रयास, कष्ट, ठीक है ना, प्रयत्न, प्रयास, कष्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रयत्न, प्रयास, कष्ट है, पेन्स, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, जैसा आप चाहें।
सिंगुलर या प्लूरल, जैसा यूज करना चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेजेस, ठीक है ना। वेजेस एक इसका रिजल्ट होता है। वेजेस मीन्स क्या होता है? एक रिजल्ट, फल, परिणाम। और इसकी एक दूसरी मीनिंग सैलरी होता है। तो जब ये रिजल्ट होता है इसकी मीनिंग, तो ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर, ठीक है ना। तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब सैलरी होता है तो ये आपको पता होना चाहिए ये प्लूरल होगा। तो इसको प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी अचीव्ड, उसने प्राप्त किया, सक्सेस, उसने सफलता प्राप्त की, बाय दिस मीन्स। तो इस यहां मीन्स क्या? उसने प्राप्त की सफलता बाय द्वारा, दिस, इस मीन्स साधन या माध्यम। उसने इस तरीके से, इस साधन से, इस तरीके भी बोल सकते हैं, सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पे दिस के बाद आपको पता होना चाहिए सिंगुलर नाउन आनी, और ये सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे सेंटेंस में, और ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शी अचीव्ड सक्सेस बाय दीज मीन्स, जब यहाँ दीज मीन्स आपने लिख दिया तो यहाँ पे मीन्स क्या होगा? प्लूरल। बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने दीज लिखा हुआ है, दीज के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, और ये भी करेक्ट है। तो जब मीन्स साधन होता है तो वो सिंगुलर या प्लूरल जैसा आप चाहें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मीन्स आर लिमिटेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि माई मीन्स, मेरी सैलरी। यहाँ पे मीन्स सैलरी, और जब मीन्स सैलरी होगा तो वो जो है कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो माई मीन्स आर लिमिटेड, यानी मेरी जो सैलरी है वो सीमित है। और ये देखिए आर प्लूरल वर्ब का भी यूज किया गया है, करेक्ट है। ठीक है, माई मीन्स आर लिमिटेड, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मीन्स। यहाँ पे देखिए एवरी, एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जिसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज होती है, तो मीन्स यहाँ सिंगुलर होगा। तो एवरी के बाद जब मीन्स आया तो ये सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। ठीक है ना, एवरी के बाद प्लूरल नाउन का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है, और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और ये गलत है। तो एवरी मीन्स के बाद आपको यूज करना चाहिए हैज। एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। ये रॉन्ग था, ये करेक्ट हो गया। एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट पेन्स वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर। तो यहाँ पे ग्रेट पेन्स यानी बहुत अधिक प्रयास वर टेकन किए गए टू प्लीज, खुश करने के लिए मैनेजर को। तो यहाँ पे पेन्स मैंने कहा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लूरल के रूप में यूज हुआ है और प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच पेन्स हैव बीन टेकन। तो यहाँ पे देखिए मच के बाद मच के बाद जो नाउन आती है वो अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। तो यहाँ पेन्स जो है सिंगुलर की तरह यूज होगा, मच के बाद सिंगुलर ही आएगा। और यहाँ पे ये हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, तो सिंगुलर नाउन को सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, इसलिए हैव की जगह पे हैज हो जाए। मच पेन्स हैज बीन टेकन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द वेजेस ऑफ सिन, तो यहाँ सिन यानी पाप का जो वेज है, यहाँ वेजेस मीन्स रिजल्ट हो रहा है, और जब वेजेस मीन्स रिजल्ट होगा, फल होगा, तो ये सिंगुलर होगा, और इसको वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर, तो आर नहीं इज। तो आंसर क्या हो जाएगा? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो ये सेंटेंस रॉन्ग था आपका, जब आपने आर की जगह पे इज किया तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिज वेजेस इज 500 रुपीज अ वीक, यानी उसकी जो सैलरी है 500 रुपए अ डे, एक दिन का 500 रुपए है। तो अब यहाँ पे वेजेस मीन सैलरी, और जब वेजेस मीन सैलरी होगा तो ये कैसा होगा?
प्लूरल आपने पढ़ा है। और जब ये प्लूरल है तो इसको सिंगुलर वर्ब नहीं मिलेगी, इसको प्लूरल वर्ब मिलनी चाहिए। तो इस की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आर। हिज वेजेस आर 500 रुपीज अ डे। ये सेंटेंस रॉन्ग था, आपने जब इस की जगह पे आर किया तो सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रदर है यहाँ पे एक वर्ड है ब्रदर। तो ब्रदर के बारे में मुझे आपको बताना है कि ये जो ब्रदर है, ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं। ब्रदर के कितने प्लूरल, दो। दो प्लूरल, एक ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, एक ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स, और दूसरा ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रेदरन। क्या होगा, ब्रेदरन। तो ये ब्रदर्स जो होगा ये फैमिली के भाई होंगे, सगे भाई बहन के, ठीक है ना, एक फैमिली के होंगे। तो जो है ब्रदर्स का यूज होगा। और ये ब्रेदरन का सोसाइटी के जब होंगे, जैसे सामाजिक भाईचारे की बात होगी, जब सोसाइटी की बात होगी, सामाजिक भाईचारे की बात होगी, तो वहां पे ब्रेदरन का यूज करना है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। लिखा है कि राम एंड लक्ष्मण वर ब्रेदरन। तो कह रहा है राम और लक्ष्मण ब्रेदरन थे। तो भाई राम और लक्ष्मण सगे, मतलब भले ही माँ अलग थी, पिता तो एक ही है, तो ब्रेदरन नहीं, ब्रेदरन का यूज यहाँ नहीं होगा। तो क्या होगा, राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स, राम एंड लक्ष्मण वर ब्रदर्स करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में तो सही है, आजकल यही ब्रदर्स का ही यूज होता है हर सेंस में, ब्रेदरन का यूज होता नहीं है, बहुत कम। लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, यहाँ सामाजिक भाईचारे की बात हो रही है। और जहां सामाजिक भाईचारे की बात हो तो वहां ब्रदर्स नहीं, ब्रेदरन, इसका यूज करना है, ब्रेदरन, ठीक है, ठीक। जैसे यहाँ क्लॉथ लिखा हुआ है, इसका भी दो प्लूरल होता है। क्लॉथ का दो प्लूरल, एक होता है, क्या होता है, क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स। और दूसरा प्लूरल क्या होता है, क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। दो प्लूरल इसके होते हैं। तो यहाँ जो क्लॉथ्स है ये क्या है, पीसेज ऑफ क्लॉथ्स है। ये क्या है, पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ों के पीस। जैसे आप कटवा के कपड़े खरीदते हैं तो ये क्लॉथ्स उसका, जैसे अभी मान लीजिए जो वहां पे कटे हुए कपड़े मिलते हैं, हम कटवा के कपड़े खरीदते हैं, वहां पे क्लॉथ हाउस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, क्लॉथ हाउस। और जहां ये क्लॉथ्स होता है, क्लॉथ्स को आप गारमेंट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गारमेंट्स, यानी सिले सिलाए कपड़े, ठीक है। तो जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं वो क्लॉथ्स हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। वी वियर, हम पहनते हैं, वार्म क्लॉथ्स। तो यहाँ पे कह रहा है हम पहनते हैं, वार्म इस गर्म, क्लॉथ्स कपड़े, इन विंटर सर्दी में। तो सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वो सिले सिलाए कपड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लॉथ्स लिखा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ हम शॉल ही लपेटे रहते हैं, नहीं ना, सिले सिलाए कपड़े होते हैं। तो इसलिए ये क्लॉथ्स नहीं क्लोथ्स होगा, ठीक ना। सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वो जो सिले सिलाए रहते हैं। तो क्लोथ्स, वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। द टेलर इज कटिंग क्लोथ्स। तो टेलर जो काट रहा है वो क्या काटता है, वो पीस काटता है, कपड़ों के पीस काटता है। तो ये क्लोथ्स नहीं, तो क्या काटेगा टेलर, क्लॉथ्स। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ जो आपके सामने फिश है, इसमें भी वही मामला है। फिश के भी दो प्लूरल होते हैं। एक फिश का प्लूरल फिश ही होता है और दूसरा फिश का प्लूरल फिशेज होता है, ठीक है। एक प्लूरल इसका फिश और दूसरा फिशेज। अब फिश कब यूज होगा, कब फिशेज यूज होगा, सीधी सी बात है, बड़ा आसान है कि फिश यानी मछलियों को जब हम सिर्फ मछली ही समझते, उनको हम जाति में डिवाइड नहीं करते, उनको रंग में डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना। तो सिर्फ मछलियों को मछली ही समझते हैं, तो मछलियों का प्लूरल फिश का प्लूरल फिश ही होगा। लेकिन फिशेस का यूज तब होगा जैसे हमने उनको जाति के आधार पर
या उनको कलर के बेस पर, या जैसे एक्वेरियम में रखा हुआ है तो एक्वेरियम में अलग अलग कलर की फिश होती है तो वहां पे फिशेस का यूज करते हैं। या जैसे किसी ने कहा मैंने लाल पीली हरी नीली मछलियां देखी, तो यहाँ पे फिशेस का यूज होगा। जब उनको रंग और उनकी जाति के आधार पर मछलियों को अलग अलग बताया जाए तो वहां पे उनका प्लूरल फिशेस होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आई सा अ लॉट ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। मैंने देखा बहुत सारी मछलियां तालाब में। तालाब में मैंने बहुत सारी मछलियां देखी, तो यहाँ पे कलर जाति से कोई मतलब नहीं है, तो फिशेज नहीं, तो क्या होना था, फिश। ठीक ना, आई सा अ लॉट ऑफ फिश इन द पॉन्ड, तो ये रॉन्ग था, आप फिश कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आई सा सम रेड ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट फिश इन द रिवर। तो नदी में मैंने कुछ लाल काली भूरी सफेद मछलियां देखी। तो यहाँ पे रंग के आधार पर मछलियों को अलग अलग जाति का बताया जा रहा है, इसलिए फिश इसका प्लूरल नहीं होगा, इसका प्लूरल अब हमें लिखना पड़ेगा फिशेस। ठीक है चलिए, अब आप जो है नाउन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, अब नाउन केस हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नाउन केस। ठीक है ना, नाउन केस हमें पढ़ना है। तो नाउन केस कितने होते हैं आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है ना, नाउन केस कितने होते हैं, पहले क्या होगा, 4 होते हैं। नॉमिनेटिव केस एक होता है, नाउन केस में पहला क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, जिसे आप सब्जेक्टिव केस कहते हैं। भाई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्टिव केस है, वही नॉमिनेटिव केस है। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस बता रहा है, 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्यूजेटिव केस और दूसरा क्या होता है, डेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस किसे कहेंगे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता ही होगा, तो जो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो एक्यूजेटिव केस होगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको डेटिव केस कहेंगे। जैसे अगर हम सेंटेंस लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया राम gave me a bicycle। यहां मी की जगह पे अगर मैं कोई नाम लिख दूं, क्योंकि नाउन पढ़ रहे हैं तो नेम लिख दिया तो और अच्छा लगेगा। राम गेव श्याम आ बाइसिकल। तो अब यहां पे देखिए, राम सब्जेक्ट है, इसी को हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, गेव वर्ब है, वो आपके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो जो श्याम है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, श्याम ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन दो दो ऑब्जेक्टिव केस है। अब बाइसिकल भी ऑब्जेक्टिव केस है, श्याम भी ऑब्जेक्ट है, अब बाइसिकल भी ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ देखिए 2 ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज्यादा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग होता है, वो सजीव होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग यानी निर्जीव होता है। तो श्याम आप जानते हैं सजीव इंसान है, तो ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। श्याम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब बाइसिकल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो आपने क्या पढ़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस इसमें कौन है, अब बाइसिकल। तो जो बाइसिकल है ये कैसा है, एक्यूजेटिव केस, बोलिए एक्यूजेटिव केस है। और श्याम, श्याम क्या है बोलिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने क्या कहा, डेटिव केस, तो आप इसको डेटिव केस भी कहेंगे। तो श्याम कैसा केस है, डेटिव केस। ठीक है ना, लेकिन एक चीज और जान लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब आपको याद रखने के लिए मैं आसानी से बता दूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब क्या होता है, वो जो काम होता है, और काम का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। काम का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, जैसे अगर जैसे यहाँ पे लिखा है राम ने दिया श्याम को एक साइकिल, तो राम ने दिया, राम ने क्या दिया, डायरेक्ट क्या दिया, एक साइकिल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्टली फायदा किसको हुआ, शाम को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए ना, बिल्कुल आसान है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है ना। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव केस के टाइप भी समझ में आ गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, अक्यूजेटिव केस बोलेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, डेटिव केस। चलिए वोकैटिव केस देख लेते हैं। वोकैटिव केस होता है हम जब किसी को बुलाते हैं, जब संबोधित करते हैं, एड्रेस करना, वोकैटिव केस। ठीक है ना, जैसे किसी सेंटेंस में यहां पे मैंने लिख दिया राम, कॉमा कर दिया, कम हियर, यहां आओ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला राम कम हियर, यहां आओ, तो राम लिख करके कॉमा करने का मतलब ये हुआ कि हम राम को पहले बुला रहे हैं, राम, फिर बोला कम हियर, यहां आओ। तो ये जो बुलाने के लिए जो राम लिख के कॉमा किया गया, इसी को हम क्या कहेंगे, राम। ये क्या है, वोकैटिव केस है। वोकैटिव केस किसी को बुलाने के लिए यूज होता है, संबोधित करने के लिए होता है। ठीक है, समझ गए। और वोकैटिव केस सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कम हियर, कॉमा करके राम लिख सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉजेसिव केस। क्या है, पॉजेसिव केस, और यही आपको सही से पढ़ना है। पॉजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं, जेनेटिव केस। ठीक है, तो पॉजेसिव केस बहुत जरूरी है, यही तो आपको पढ़ना है। ठीक है, पॉजेसिव केस। अब यहां पे अगर मैं पॉजेसिव केस की बात करूं, पॉजेसिव केस, तो देखिए नाउन में जो पॉजेसिव केस होता है, ठीक है, नाउन में जो पॉजेसिव केस होता है कितने तरीके से यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हम क्या ऑफ का यूज लगा के करते हैं। पॉजेसिव केस का मतलब होता है पॉजेशन, पॉजेशन यानी पॉजेशन शो करना, अधिकार जताना। कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर अधिकार जताने के लिए वही पॉजेसिव केस का यूज किया जाता है। तो एक ऑफ लगा के यूज किया जाता है, और एक होता है अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके, और तीसरा अकेले अपॉस्ट्रॉफी का यूज। ठीक है ना, तीन तरह से हम पॉसेसिव केस बनाते हैं नाउन के। ठीक है, पहला ऑफ लगा करके, दूसरा अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के, और तीसरा सिर्फ और सिर्फ क्या लगा के, अपॉस्ट्रॉफी लगा के। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा, पॉसेसिव केस ना। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉसेसिव केस की। ठीक है ना, पॉसेसिव केस, तो मैंने बताया ना ये तीन तरह से होगा पॉसेसिव केस। एक होगा कैसे, ऑफ लगा करके, क्या लगा करके यूज करना, ऑफ लगा करके। दूसरा कैसे लगेगा, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके। और तीसरा कैसे होगा, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का यूज करके बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, आप ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस और ये लगा करके अपॉस्ट्रॉफी। तो अब आप थोड़ा सा, थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस कर देते हैं। जैसे ऑफ का यूज करना है, जैसे मुझे लिखना है राम की पेन। क्या लिखना है, राम की पेन। तो आप इस इंग्लिश में अगर ऑफ लगाना है तो क्या लिखेंगे, द पेन, बोलिए, द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। ठीक है ना। और अब क्या होगा कि जो है द पेन ऑफ राम हो गया। अब इसको अगर हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना चाहते हैं तो इसको पलटना पड़ेगा, ऑफ हटाना पड़ेगा, राम इधर और द पेन उधर। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम इधर आया, राम में हमने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रॉफी एस, राम्स पेन। क्या हो गया, राम की पेन, द पेन ऑफ राम, या फिर राम्स पेन। ठीक है ना। इसी तरीके से आप भी जितना भी, जैसे मैंने लिख दिया सीता की रसोई, सीता की रसोई। ठीक है, तो अगर आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के लिखेंगे क्या हो जाएगा, सीता में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, सीताज किचन, सीताज किचन। लेकिन अगर आप इसको ऑफ लगा के लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किचन को पहले, सीता को बाद में, और ऑफ के पहले जो भी वर्ड आएगा उसके पहले दा, आपको दा लगाना जरूरी है, भी ध्यान दीजिएगा। तो द किचन क्या लिखेंगे, द
किचन ऑफ सीता, द किचन ऑफ सीता। ठीक है, ये हो गया द किचन ऑफ सीता, सीता की किचन। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप काफी कुछ पढ़ेंगे। अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे होगा ये भी ध्यान दीजिए। अपोस्ट्रोफी का यूज जो है लिविंग बीइंग्स के साथ करना है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। लिविंग बीइंग्स के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होना है। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा ना, फिर से अपोस्ट्रोफी एस का यूज, अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस का यूज पढ़ना है, अपोस्ट्रोफी एस, तो यूज ऑफ इसका, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, लिविंग बीइंग्स के साथ तो होगा, लिविंग बीइंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है ना। लिविंग बीइंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, और नॉन लिविंग्स के साथ, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, जैसे अभी आपको मैं सिर्फ फ्रेज में बता रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि जैसे किसी सेंटेंस में आ गया टेबल्स लेग्स ना, टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स ऐसे आ गया, तो याद रखिए टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। तो अब इसको कैसे सही करेंगे? क्या आप सिर्फ टेब ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि क्या आपने टेबल लिख दिया और फिर लेग्स लिख दिया और ये सही हो गया? कभी नहीं, गलत ही रहेगा। इसको आपको सही करने के लिए ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, तो लेग्स को पहले, टेबल को बाद में करना पड़ेगा, और ऑफ के पहले जो वर्ड आएगा उसमें दा जरूरी है लगाना, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? द लेग्स, द legs of the table, the legs of the table। अब जाके ये करेक्ट हुआ, the legs of the table। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होना है। ठीक है। तो अब एक और चीज बताएं, अपॉस्ट्रोफी एस से क्वेश्चन एक और आता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि लगातार अपॉस्ट्रोफी ना, जैसे दो अपॉस्ट्रोफी एस लगातार यूज करना। जैसे जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लगातार दो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा सीताज, सीता में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, सीताज फ्रेंड में फिर से अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, सीताज फ्रेंड्स ब्रदर, सीताज फ्रेंड्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, सीताज फ्रेंड डॉक्टर, सीताज फ्रेंड्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, यानी सीता की फ्रेंड का भाई एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखिए सीता में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, फ्रेंड पे आया, फिर फ्रेंड में अपॉस्ट्रोफी एस, यही लगातार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होना चाहिए। तो अब इसको सही कैसे करें? ये तो रॉन्ग है भाई। अब इसको सही कैसे करना है? तो सही करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो दूसरे नंबर पे है, जो दूसरे नंबर वाला अपॉस्ट्रोफी एस है, यही हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं? इसको हटाने के लिए ये जिस पर अधिकार जता रहा है इसको उठा के शुरू करना पड़ेगा, ब्रदर को उठा के शुरू करना है, और इसका अपॉस्ट्रोफी एस हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रदर को शुरू में लाइए, क्या हो जाएगा? द ब्रदर, दा लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रदर के बाद तुरंत ऑफ लगाना है। इस ब्रदर को शुरू में लाया, द ब्रदर ऑफ सीताज फ्रेंड, ठीक है ना, इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, मतलब जो दूसरे नंबर वाली अपॉस्ट्रोफीज है उसको हटाना है। जो दूसरे नंबर वाली अपॉस्ट्रोफीज होगा उसको हटाने के लिए उसके बाद वाला जो नाउन होगा उसको उठा के शुरू में कर देना है, और उसको शुरू में जब करेंगे तो उसके पहले दा लगा के और उसके बाद ऑफ लगा देना है। देखिए ब्रदर को शुरू में लाए, उसके पहले दा लगाए और उसके बाद ऑफ लगाए। ठीक है ना। और इसका जो दूसरी अपॉस्ट्रोफी था उसी को हटा दिया। ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने लिखा राम्स टीचर्स सिस्टर
इज अ लॉयर, इज अ लॉयर। जैसे मैंने लिख दिया कि राम के टीचर की बहन एक वकील है। तो अब यहाँ पे देखिए राम में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, फिर टीचर में भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, लगातार अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हो रहा है, यही गलत है। तो पहला वाला तो ठीक माना जाएगा, पहला वाला अपॉस्ट्रॉफी एस सही माना जाएगा, दूसरा वाला गलत माना जाएगा। तो दूसरे वाले अपॉस्ट्रॉफी एस को हटाने के लिए उसके बाद जो नाउन है उसी को हटाना है, हटाना नहीं है, उसको उठा के शुरू में कर देना है। इसको जब उठा के शुरू करेंगे तो इसके पहले दा लगाएंगे और इसके बाद ऑफ, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, द सिस्टर, द सिस्टर ऑफ, राम में अपॉस्ट्रॉफी एस सही है, वो तो लगेगा ही, टीचर वाला अपॉस्ट्रॉफी एस हट गया, ठीक है। द सिस्टर ऑफ राम्स टीचर इज अ लॉयर, इज अ लॉयर, ठीक है। ये गलत था और आपका ये सही है, ठीक है ना। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं क्लास 12th में, 10th में, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि और वैसे भी हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे बच्चा 5th में ही क्यों ना हो, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई कंपटीशन अधूरा है, ठीक है ना। आप चाहे जिसकी भी तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आना है, इसलिए आपको पढ़ना ही बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है पॉजेसिव केस का यूज, ठीक है ना, यूज ऑफ, यहाँ पे हेडिंग पड़ जानी चाहिए, यूज ऑफ पॉजेसिव केस, ठीक है ना, यूज ऑफ पॉजेसिव केस। लेकिन पॉजेसिव केस कौन सा, नाउन वाला, ठीक है ना, यानी ये भी कह सकते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज, ठीक है ना। यहाँ पे हम कौन सा यूज सीखने चल रहे हैं, ठीक है ना, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यूज ऑफ इसका, अपॉस्ट्रॉफी एस का। तो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हमें सीखना है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। एक तो एक जनरल सा चीज मैंने बता दिया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होना है, लेकिन अभी आपको कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ रूल्स आएंगे ना, जैसे कोई वेट बताएगा, कोई करेंसी बताएगा ना, या कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम पर्सोनिफाई करेंगे, उन सब के साथ अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ सामने आपके लेके आ रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला है, ठीक है ना, यहाँ पे पहला है टू शो, दिखाने के लिए, अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज करते हैं दिखाने के लिए, द पोजीशन, पोजीशन यानी अधिकार, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसान का अधिकार। ये तो आसान है, ये तो जानते ही हैं कि किसी इंसान का अधिकार दिखाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है श्रीकांत कोचिंग, श्रीकांत की कोचिंग, राजूज बुक्स, राजू की किताबें, सोनूज बिहेवियर, सोनू का व्यवहार, नटवर्स इंटेलिजेंस, नटवर की बुद्धिमानी, ठीक है ना। तो ये एकदम सीधा सीधा, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। तो ये कुशवाहा सर का लिखा हुआ है पूरा सब कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं, टू शो, दिखाने के लिए, बी में क्या है, टू शो द पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए, ऑफ लिविंग बींग्स, जो सजीव प्राणी होते हैं, चाहे वो जानवर हो कोई भी, सबका अधिकार जताने के लिए, जैसे द लॉयंस रोर, शेर की दहाड़, द काउज मिल्क, गाय का मिल्क ना, द डॉग्स मील, कुत्ते का भोजन, कुकूज वॉइस, कुकू यानी कोयल होता है उसकी आवाज, पीकॉक्स डांस ना। तो इन सब में देखिए अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज किया गया है और ये सब सही है, ठीक है ना। टू शो, अगला क्या है, टू शो द पोजीशन यानी अधिकार दिखाने के लिए, ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे आप पढ़े हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रॉफी इसका यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको हैरान कर सकते हैं, जैसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स वो होता है जो जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स, जब उनको हम पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कुछ इस तरह से यूज करें जैसे कि उनके अंदर पर्सनालिटी हो, उनके अंदर हाथ पैर हो, उनके पास इंटेलिजेंस हो, बुद्धिमानी हो, यानी कुछ इंसानों जैसा या कुछ सजीवों जैसा बिहेव करते हो, ऐसा दिखाना। किसको दिखाना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या निर्जीव वस्तुओं को, नॉन लिविंग थिंग्स को। तो इस काम को ही पर्सोनिफाई कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ा होगा, पर्सोनिफिकेशन, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। टू शो द पोजीशन ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट,
तो जैसे यहाँ पे नेचर्स लॉ, जिसे कहते हैं कुदरत का कानून, तो नेचर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एक फील किया जाता है, और ये पर्सोनिफाई किया है कुदरत का कानून, होता तो इंसानों का कानून है, यहाँ कुदरत का कानून लिख दिया गया है, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। डेथ्स डोर, मौत का दरवाजा, मौत का कुआं, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये जैसे इंसानों का दरवाजा होता है, इंसानों का घर होता है, उसी तरीके से डेथ डोर लिख दिया है, जैसे लग रहा है जैसे कि डेथ कोई इंसान हो और उसका डोर हो। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है डेथ को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ड्यूटीज काल, कर्तव्य की पुकार ना, कर्तव्य ऐसे लग रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा है, तो कर्तव्य में पुकार नहीं रहा है, लेकिन वो कहा जाता है ड्यूटी इज कॉल। फॉर्चून्स फेवरेट, जो अपनी किस्मत का पसंदीदा हो, फॉर्चून्स फेवरेट एटसेट्रा। तो जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू शो द पोजीशन ऑफ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट। जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत ही सम्मानपूर्ण वस्तुएं होती हैं, उनको उनका भी पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे द सन्स रेज ना, सूरज की किरणें, तो सूरज एक क्या है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है। गॉड्स विल, भगवान की इच्छा ना, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। द हेवेंस विल, स्वर्ग की इच्छा ना, देवताओं की भी कह सकते हैं यहाँ पे, हेवन स्वर्ग की इच्छा मतलब देवताओं की इच्छा, ठीक है। द माइंड्स आई एटसेट्रा, ठीक है ना। तो माइंड्स आई मतलब अंतर्दृष्टि होता है, हो गया। तो इसमें क्या होगा, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स में भी हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू शो द पोजीशन ऑफ नाउन्स, यानी ऐसी नाउन का अधिकार दिखाने के लिए, डिनोटिंग जो दिखाते हैं टाइम एंड शेप, यानी ऐसी नाउन जो टाइम और शेप दिखाते हैं ना, उन उनके लिए, उनमें भी हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं। जो नाउन टाइम बताएं या फिर शेप बताएं, उनमें हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इन अ वीक्स टाइम, तो जैसे वीक है, टाइम शो करता है, इसलिए वीक में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लिए, इन अ वीक्स टाइम्स। अ मंथ्स रेंट, एक महीने का किराया, तो मंथ क्या शो करता है, टाइम बताता है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस उसमें लगा। 5 डेज वर्क, 5 दिनों का काम, तो यहाँ पे 5 डेज वर्क, 5 दिनों का काम, तो देखिए अपॉस्ट्रोफी लगा है। अब आपको शायद मैंने अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं बताया, ठीक है, बता दे रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी का यूज अकेले कब करना है। अपॉस्ट्रोफी का यूज जैसे कोई नाउन है, और नाउन अगर प्लूरल है, उसमें एस या ईएस लगा है, तो जब कोई प्लूरल नाउन जिसमें एस या ईएस लगा हो, जब कोई प्लूरल नाउन जिसमें क्या लगा हो, एस या ईएस, तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज। जैसे हमें लिखना है लड़कों का स्कूल, अगर हमको लिखना है बॉयज स्कूल, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाना है, बॉयज स्कूल नहीं। आपको क्या करना है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन में अकेले अपॉस्ट्रोफी का यूज करिए, एस का नहीं। तो बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखिए 5 डेज वर्क, यानी 5 दिन, ये जो जब 5 दिन है तो डेज लिखा ही जाएगा, डेज प्लूरल हुआ तो अपॉस्ट्रोफी लगा है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आ मोमेंट्स डिले, एक क्षण की डिले, देरी ना। अ डेज जर्नी, अ स्टोन्स थ्रो ना, अ हैंड्स ब्रेथ ना, एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अपॉस्ट्रोफी इसका यूज होता है, जो क्या टाइम और क्या शो करते हैं, स्पेस। जैसे यहाँ पे ये स्पेस दिखा रहे हैं, आई स्टोन्स थ्रो का मतलब ये स्पेस दिखा रहा है, आई स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पत्थर का थ्रो, यानी नजदीक, ठीक है ना, क्या बता रहा है, नजदीक। और अ हैंड्स ब्रेथ, एक ना, एक हाथ की चौड़ाई, ये भी क्या बता रहा है, स्पेस बता रहा है। तो जो स्पेस बताए, जो टाइम बताए, जो शब्द स्पेस या टाइम बताए, उनमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू शो द पोजीशन ऑफ नाउन्स, नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए, डिनोटिंग वेट, ऐसी नाउन जो वेट डिनोट करती है, लेकिन हाँ, वेट जो बताए उसके आगे वेट लिखा भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। जो वेट डिनोट करता है उसके सामने वेट लिखा होना चाहिए, तभी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे अ किलोज वेट, तो किलो वेट दिखाता है, लेकिन उसके आगे वेट लिखा होना चाहिए, तब अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे 1 किलो आलू लिखा है तब नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अ किलोज वेट, यहाँ पे किलो के आगे किलो वेट बताता है, लेकिन आगे वेट लिखा होना चाहिए, तभी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। यहाँ पे देखिए अ पाउंड, पाउंड वेट बताता है, लेकिन आगे वेट लिखा होना चाहिए, तभी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अ पाउंड्स वेट, अ टन्स वेट, 20 टन्स वेट,
यानी जो शब्द वेट बताते हैं, लेकिन उन वेट बताने वाले शब्दों के आगे वेट लिखा होना चाहिए, तब जाके उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टू शो द पोजेशन यानी अधिकार बताने के लिए ऑफ नाउन्स, नाउन का डिनोटिंग द करेंसीज, जो करेंसी ऑफ मनी, जो मनी की करेंसी बताते हैं, व्हेन जब दे आर फॉलोड बाय द वर्ड वर्थ, यानी जितनी करेंसी है, जितनी, चाहे इंडिया की रुपया हो गया, डॉलर हो गया ना, यूरो डॉलर हो गया, लीरा हो गया, न जाने बहुत सारे दिनार, दिरहम, रियाल, बहुत सारे करेंसी है दुनिया में। तो जितने करेंसीज है उनमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, लेकिन जितनी भी करेंसी है, जितनी भी करेंसी है, करेंसी के नेम है, उनके आगे, करेंसी नेम के आगे, करेंसी नेम के आगे क्या लिखा होना चाहिए? वर्थ लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? वर्थ। तो जितनी करेंसी के नेम है उनके आगे वर्थ लिखा होगा, तभी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। जैसे अ डॉलर्स वर्थ, एक डॉलर की कीमत, अ रुपीज वर्थ, एटसेट्रा। तो जितनी भी करेंसी है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस तभी लगेगा जब उनके आगे वर्थ लिखा हो। जैसे वेट वाले में आगे वेट लिखा हो, वैसे करेंसी वाले में आगे वर्थ लिखा होना चाहिए। अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद सम इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ इडियम्स और फ्रेज जो होते हैं उनमें भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे एट हिज फिंगर्स एंड्स, आउट ऑफ आर्म्स वे ना, आउट ऑफ, ठीक है ना, टू योर हर्ट्स कंटेंट, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है ना, फॉर गुडनेस सेक, फॉर कंसाइन सेक, ठीक है ना, द ट्रेन्स अराइवल, द, ठीक है ना, द ट्रेन्स डिपार्चर, एटसेट्रा। तो ये जो कुछ इडियम्स या फ्रेज हैं इनमें भी अपॉस्ट्रोफी इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टू शो द पोजीशन, यानी क्या? पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए आपका अ कंपाउंड नाउन। जैसे जो कंपाउंड नाउन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड नाउन में जब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसी नाउन जिसमें जो काफी बड़ा हो, जिसमें दो चार या दो से अधिक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुई हो, तो उसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। और कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा जो आखिरी वाला वर्ड होगा। या ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर में दो वर्ड होता है, प्राइम और मिनिस्टर, तो अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले में ही लगाना है, मिनिस्टर में लगाना है, प्राइम में नहीं लगाना है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का घर, तो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। जैसे फादर इन लॉ, ससुर होता है, तो सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या है? लॉ, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, तो फादर इन लॉज हाउस। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, जैसे ससुर का घर, जैसे ससुर में यानी फादर इन लॉ, क्या? फादर इन लॉ। अगर फादर इन लॉ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है तो आप लास्ट वाले वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर फादर इन लॉ का प्लूरल लिखना है ना, तो तब एस कहाँ लगाएंगे? तो जो मेन वर्ड है उसमें, फादर में। तो जैसे ढेर सारे ससुर आपके हो गए, तो आप क्या लिख देंगे? फादर्स इन लॉ। ये भी याद रखना जरूरी है। अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो लास्ट वाले वर्ड में, और अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो जो हेड वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा, उसमें आपको एस या एस लगाना। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्लूरल बनाने के लिए यहाँ एस लगाया, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के लिए यहाँ। ठीक है, जैसे यहाँ इंजीनियर इन चीफ है, कंपाउंड नाउन है, तो जो लास्ट वाला वर्ड है चीफ, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इंजीनियर इन चीफ्स ऑर्डर। ठीक है ना, स्टेप सन्स प्रॉब्लम, जैसे स्टेप सन, तो लास्ट वाला सन है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टू शो द पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए ऑफ नाउन के ना, केस इन अ पोजीशन, ऐसी नाउन जो केस इन अ पोजीशन में हो, उसका अधिकार, उस पर अपॉस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ गए? और वो फ्रेज में हो। जैसे यहाँ पे देखिए, केस इन अ पोजीशन का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं। जैसे किसी का नाम लिख दीजिए, नाम के बगल में कॉमा करके उसके बारे में कुछ और भी जानकारी होती है, तो उसी को केस इन अ पोजीशन कहते हैं। जैसे अभी लिख दिया जाए, किसी का भी नाम लिख दिया जाए, ठीक है ना, जैसे लिख दिया कि अमिताभ बच्चन, कॉमा करके अ फिल्म स्टार ऑफ इंडिया, तो जो अमिताभ बच्चन नेम है और बगल में उनका फ्रेज है अ फिल्म स्टार ऑफ इंडिया, अ ग्रेट फिल्म स्टार ऑफ इंडिया, तो एक फ्रेज हो गया। तो नाम के बगल में कॉमा करके उनका फ्रेज लिख देना, उसे केस इन अपोजिशन कहते हैं। और केस इन अपोजिशन में जब आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे ना, तो नेम में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, जो बगल में उसका फ्रेज होगा ना, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे।
ये थोड़ा सा अटपटा लगने वाला है आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है आई मेट अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, आई मेट अमिताभ बच्चन द एक्टर सेक्रेटरी यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, जैसे लिखा है आई मेट अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के बगल में जो है उसका फ्रेज लिखा है, क्या लिखा है, द एक्टर। अमिताभ बच्चन का फ्रेज क्या है, द एक्टर। तो अमिताभ बच्चन में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा, द एक्टर जो फ्रेज था उसका, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा। तो अमिताभ बच्चन जो एक्टर है उनकी सेक्रेटरी से कल मैं मिला, ठीक है ना, समझ गए ना। नहीं नहीं, सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी होना चाहिए शायद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह नेम है और इनका फ्रेज क्या है, द प्राइम मिनिस्टर। तो बताइए नेम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे या फ्रेज में, फ्रेज में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस इज वेरी बिग। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का घर बहुत बड़ा है। तो नाम में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा। अगर केस इन अपोजिशन में फ्रेज लगा हुआ है तो फ्रेज में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, नाम में नहीं यूज करेंगे। फिर से अमिताभ बच्चन का नाम आ गया, अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर। फिर अमिताभ बच्चन नाम है, द ग्रेट एक्टर उनका फ्रेज है, तो इस फ्रेज में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर्स एक्टिंग इज स्टिल, अभी भी इनकम्पेरेबल है, अभी भी अतुलनीय है, ठीक है। टू शो द पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए, ऑफ द टू नाउन, दो नाउन का, दैट आर ज्वाइंड विद कंजंक्शन, जो कंजंक्शन एंड से जुड़े हों, एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, और वो दूसरे से, एक दूसरे से जुड़े हों। मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए राम और सीता जब चित्रकूट में रहते थे, राम और सीता जब चित्रकूट में रहते थे, तो उन दोनों की एक कुटी रही होगी और दोनों की रही होगी ना, अलग अलग तो रही नहीं होगी। तो जैसे राम और सीता की एक ही कुटी होगी ना, तो जब एक ही कुटी होगी तो राम एंड सीता जब लिखेंगे, तो जब दोनों की एक ही कुटी होगी तो राम एंड सीताज हट, हट मीन्स कुटी या झोपड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे राम एंड सीताज हट। अब अगर ऐसे नहीं करेंगे रामाज एंड सीताज हट, क्योंकि दोनों की कुटी एक ही है, तो जब ऐसा होता है साझे में, तो पहले नाउन और दूसरा नाउन जब लिखेंगे तो एंड के बाद वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एंड के पहले वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। कब, जब कोई चीज दोनों के साझे की हो। अब लेकिन अगर हम यहां लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया रावण एंड राम्स आर्मीज, रावण और राम की सेनाएं। तो अब यहां पे देखिए, ऐसा तो है नहीं दोनों की सेना साझे की है, साझे की तो बिल्कुल नहीं है। रावण की सेना कुछ अलग है, राम की सेना अलग है, इसीलिए दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। रावण में अलग अपॉस्ट्रोफी एस, राम में अलग अपॉस्ट्रोफी एस। क्यों, क्योंकि दोनों की अलग अलग सेना है, रावण की अलग सेना है और राम की अलग सेना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राम और सीता जब लिखा तो राम एंड सीता, सीता में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, दूसरे वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, पहले वाले में नहीं लगा, क्योंकि दोनों के साझे की झोपड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल है, जैसे लिखा है सुलाकीलाल एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर टेस्टी। तो यहाँ सुलाकीलाल एंड श्रीनाथ एक ही, दोनों दोनों एक ही दुकान का नाम है और दो लोग मिलके होंगे, दो लोग या भाई भाई होंगे या कोई होंगे, दोस्त होंगे। सुलाकीलाल एंड श्रीनाथ स्वीट्स, तो ये जो मिठाई है दोनों के साझे की है, इसलिए पहले नंबर वाली नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा, दूसरे वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हरिहर एंड बुक्कास विक्ट्री, तो हरिहर और बुक्का ये दोनों साथ में रहते होंगे, इसलिए दूसरा नाउन जो है बुक्का, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा, ठीक है। इस प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय है, ठीक है। अब आगे कह रहा है बट व्हेन दोज टू नाउन्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, वही मैंने जो पहले ही बता दिया कि अगर दोनों नाउन जो है क्लोजली रिलेटेड ईच अदर, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो वी हैव टू यूज, हमें यूज करना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी एस विद बोथ द नाउन्स, दोनों नाउन के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए कबीर एंड मिल्टन्स पोएम, भाई कबीर की कविताएं अलग थी, मिल्टन की कविताएं अलग थी, इसलिए कबीर में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा, मिल्टन में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा। आर स्टिल प्रेजवर्दी, अभी भी प्रशंसनीय है कबीर की और मिल्टन की कविताएं, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ गया होगा। टू शो द पोजीशन ऑफ अ बिग सब्जेक्ट दैट
इज इन अ फ्रेज फॉर्म। जैसे कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो फ्रेज फॉर्म में होगा, तो याद रखिए जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है फ्रेज फॉर्म में है, तो फिर से बता दूं अपॉस्ट्रोफी इस लास्ट वर्ड में ही लगेगा। जैसे यहाँ पे द नवाब ऑफ रायपुर, द नवाब ऑफ रायपुर लिखा है, ये कि रायपुर के नवाब, तो क्या है कि रामपुर लिखा है, रामपुर के नवाब, तो जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी, यानी रामपुर के नवाब की लाइब्रेरी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पे उनका नाम के साथ उनके एरिया का नाम भी जोड़ दिया गया, इसलिए उनका नाम फ्रेज फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। तो जो लास्ट वर्ड होगा उसी में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अब अगला क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना था, डिसीजन मींस निर्णय, भारत के राष्ट्रपति का निर्णय हैज मेड एवरीवन हैप्पी, सभी को खुश कर दिया। तो देखिए जब ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो इंडिया में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, क्योंकि ये फ्रेज फॉर्म में लिखा गया है और जो लास्ट वर्ड होगा फ्रेज का उसी में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। द वर्ड्स शब्द हाउस, शॉप, चर्च आर ऑफन ओमिटेड आफ्टर पॉजेसिव शोइंग ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप। याद रखिएगा जैसे कि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, पहले हम समझा रहे हैं, जैसे आप टेलर की दुकान पे जा रहे हैं, तो जैसे आप लिखेंगे मैं टेलर की दुकान पे जा रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू द, आई एम गोइंग टू द टेलर्स शॉप, तो यही हो गया मिस्टेक, गलत। आपको क्या करना है, जैसे शॉप के पहले अगर ट्रेड दिखाने वाली चीज है, जैसे शॉप के पहले ट्रेड दिखाने वाली चीज क्या है, टेलर, तो आप शॉप को अवॉइड कर देंगे, देखिए ओमिट कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्या क्या, हाउस है, शॉप है, चर्च है, इन सबको आपको लिखना ही नहीं है अगर उनके पहले ट्रेड वाली कोई चीज है। तो आपका आंसर क्या होगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू द टेलर्स, आई एम गोइंग टू द टेलर्स, तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगा, लेकिन आगे शॉप नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिखा आई एम गोइंग टू द टेलर्स, ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। शॉप आपको लिखना नहीं है, वो तो समझाने के लिए ब्रैकेट में दिया है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको यही लिखना है, आई एम गोइंग टू द टेलर्स, मैं टेलर की दुकान पे जा रहा हूँ, शॉप आपको लिखना नहीं है। शी इज हैविंग हर डिनर एट द अंकल्स, तो आगे हाउस नहीं लिखना है, ठीक है ना, हाउस आपको लिखना नहीं, अंकल्स हाउस लिखना था लेकिन अंकल्स लिख दिया, बस हाउस नहीं लिखना है। माई फ्रेंड हैज गॉन टू सेंट पॉल्स, आगे चर्च था, सेंट पॉल के चर्च, तो आपको चर्च अवॉइड करना है, लिखना ही नहीं। ही वॉज एजुकेटेड एट क्वींस कॉलेज, तो आपको कॉलेज नहीं लिखना, सिर्फ क्वींस लिखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये सारे रूल्स लगभग वो रूल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको कवर किया, ठीक है। अब आपको मैं एक्सरसाइज करवाता हूं जो खास करके क्लास 12th और सीबीएसई क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं वो एक्सरसाइज करवा लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द न्यूज इज करेक्ट, द न्यूज इज करेक्ट, तो यहां पे देखिए द न्यूज, जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में आर लिख देता है, कई बार क्वेश्चन में आपको लिख देगा द न्यूज आर करेक्ट, क्या दे देगा, द न्यूज आर करेक्ट, ठीक है, ऐसे दे देगा, लेकिन ये गलत है, सही सेंटेंस यही होगा, द न्यूज इज करेक्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जैसे है, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, ये सेंटेंस आपका सही लिख दिया गया है कि आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन दे देता है गुड मार्क, ऐसे दे देता है, तो लिख देता है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, तो मार्क इन इंग्लिश नहीं, मार्क्स इन इंग्लिश, ये याद रखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस मैंने आपको बताया था, वेजेस अगर रिजल्ट होता है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, द वेजेस ऑफ सिन सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ज्यादातर लिख देगा द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, और अगर ऐसे आएगा तो आर की जगह पे आपको इज ही करना है, ठीक है ना, आर बिल्कुल आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 10 sheep are grazing in the field, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने सारे क्वेश्चन को रॉन्ग किया था, लेकिन ये
कुछ गड़बड़ से क्या हो गया, सब सही क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे देता है, जैसे 10 शीप्स दे देता है, क्या देता है, 10 शीप्स, लेकिन आपने पढ़ा है शीप, बियर, स्वाइन, याद है कुछ, शीप, डियर, बियर, स्वाइन, खास करके यही ना जिसमें सैलमन, टैरबॉट भी दिया था। तो ये सारे जो नाउन होते हैं, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, इनमें हम एस या ईएस का यूज करते ही नहीं है। तो 10 शीप्स नहीं हो सकता, 10 शीप होगा, लेकिन अगर 10 शीप है तो आपको प्लूरल वर्ब को चाहिए, आर लगा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, लेकिन क्वेश्चन में आपको शीप्स लगा के दे देता है, जो कि गलत। द हाउस इज अंडर रिपेयर, द हाउस इज अंडर रिपेयर, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको क्वेश्चन में रिपेयर्स लिख देता है, क्या लिख देता है, रिपेयर्स, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, तो जो होना नहीं चाहिए, सही आंसर यही है जो लिखा है आपके सामने, द हाउस इज अंडर रिपेयर, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में आपको रिपेयर्स दे देता है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इट इज अ नाइस पोयम, ठीक है ना, इट इज अ नाइस पोयम, बिल्कुल सही है, इट इज अ नाइस पोयम, यह एक अच्छी कविता है। कई बार आपको पोएट्रीज लिख देता है, पोएट्री लिख देता है, तो पोएट्री लिखेगा तो पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके पहले ए एन आप लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए ये सही नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा इट इज अ नाइस पोयम, ठीक है। योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, लेकिन आपको क्वेश्चन ज्यादातर क्या देता है, इंफॉर्मेशन लिख देता है। आपने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन में ऐसे यस नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन करके देता है, जो कि क्या है, गलत है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, ठीक है ना। और कई बार आपको लिख देता है योर इंफॉर्मेशन आर फॉल्स, तो ना तो इंफॉर्मेशन होगा और ना उसके साथ आर लगेगा, इंफॉर्मेशन में एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। मम्स इज डेंजरस, जैसे अगला क्वेश्चन है मम्स इज डेंजरस, तो मम्स एक बीमारी का नाम है, जैसे गलसुआ कहते हैं, कुछ लोग इसको प्लूरल समझ लेते हैं, और कई बार क्वेश्चन में आपको मम्स के साथ आर दे देता है, तो फिर बच्चे समझते हैं कि मम्स प्लूरल लग रहा है, आर इसके साथ सही है, जो कि गलत है। मम्स एक बीमारी का नाम है, उसको इज ही चाहिए, मम्स इज डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सर 3 डियर इन द फॉरेस्ट, अब चाहे 3 हो चाहे 4 हो, डियर में आप एस एस नहीं लगा सकते, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, आई सर, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में डियर्स लिख देगा, और कुछ बच्चों को सही भी लग जाता है कि 3 है तो डियर्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको याद होना चाहिए डियर, बियर, स्वाइन, सैलमन, टर्बट, इन सब में आप एस एस नहीं लगा सकते, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फुल मेनी, मेनी के बाद अगर ए लग गया तो याद रखिए सिंगुलर नाउन ही यूज होता है, और जो कि सही है, तो फुल मेनी अ फ्लावर और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन मेनी के बाद अगर अगर जैसे मेनी के बाद डायरेक्ट प्लूरल वर्ब ले लें, कैसी वर्ब, जैसे मेनी फ्लावर्स, तो मेनी फ्लावर्स अगर लिखेंगे तो उसके बाद आर लगेगा, लेकिन अगर मेनी के बाद ए लग जाए, मेनी के बाद क्या लग जाए, अ, तो फ्लावर्स नहीं, फ्लावर, मेनी अ फ्लावर, फिर वर्ब लगेगा इज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फुल मेनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तो यहाँ पे आपको कई बार पोएट्स की जगह पे पोएट लिख देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कालिदास इज है वन, एक ऑफ में से, द ग्रेटेस्ट में सबसे महान कवि में से एक नहीं है, सबसे महान कवियों में से एक है, कालिदास सबसे महान कवियों में से एक है ऑफ इंडिया, इंडिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट लिखेगा तो पोएट नहीं पोएट्स लिखना पड़ेगा, सेंटेंस जो पहले से लिखा है वो सही है। हिज पोएट्री इज मिस्टिक, तो कई बार आपको क्वेश्चन में पोएट्रीज लिख देता है, क्या लिख देता है, पोएट्रीज, लेकिन आपको पता होना चाहिए पोएट्रीज नहीं हो सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें एस एस नहीं लगा सकते, हिज पोएट्री इज मिस्टिक, ठीक है। सम थीफ, अब यहाँ पे देखिए सम थीफ हैज एंटर्ड माय हाउस, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सम कुछ चोर मेरे घर में प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ चोर अगर कुछ है तो वो प्लूरल होना चाहिए, तो थीफ नहीं भैया, कुछ चोर प्लूरल होना चाहिए ना, सम थीव्स, तो क्या हो जाएगा, सम थीव्स, और प्लूरल है तो प्लूरल अब लगाइए हैव, सम थीव्स हैव एंटर्ड माय हाउस, तो कुछ चोर मेरे घर में क्या हो गए,
प्रवेश कर गए, ठीक है। ही बॉट 3 बार्स ऑफ सोप, लेकिन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बार्स ऑफ देता ही नहीं है, आपको देता है ही बॉट 3 सोप। तो याद रखिए सोप अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आप एस या ईएस नहीं लगा सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो नंबर होता है डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, बीच में कोई ना कोई मेजरमेंट लगाना पड़ता है। यहाँ बार्स ऑफ का यूज किया गया है, पीसेस ऑफ भी हो सकता है, टाइप्स ऑफ हो सकता है, काइंड्स ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। तो ही बॉट 3 बार्स ऑफ सोप, ठीक है, ठीक है। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, तो ये मीजल्स एक खसरा की बीमारी है, ठीक है ना, और इसको मीजल्स लिखा जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में मीजल लिख के दे देता है। क्या लिख के देता है? मीजल, और मीजल लिख के देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मीजल नहीं मीजल्स होता है, ठीक है। द पुअर आर अनहैप्पी, मैंने बताया था द के बाद अगर एडिटिव लगा दीजिए तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है, और द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। आपको क्वेश्चन में इज लगा के देता है, लिख देता है द पुअर इज अनहैप्पी, लेकिन याद रखिए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हमेशा प्लूरल होता है और उसको प्लूरल वर्ब चाहिए। तो द पुअर आर अनहैप्पी, ये सेंटेंस करेक्ट था। क्वेश्चन में आपको इज लगा के देगा, ये ध्यान दीजिए। माई ट्राउजर्स आर डर्टी, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको ट्राउजर लिख के देता है, क्वेश्चन में लिख देता है माई ट्राउजर इज डर्टी, तो यहाँ पे ट्राउजर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ट्राउजर में 2 पार्ट होते हैं ना, और अगर उसका एक पार्ट अलग कर दिया जाए तो ट्राउजर ट्राउजर्स नहीं रह जाएगा, तो ट्राउजर्स होता है और उसको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो माई ट्राउजर्स आर डर्टी सेंटेंस है ये, लेकिन क्वेश्चन में आपको माई ट्राउजर इज डर्टी लिख के देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड, यहाँ पे लिखा है द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन रहा होगा, देखिए मैं बता रहा हूं। अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, ये ऐसे क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन अब देखिए 2 बार लगातार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, जो कि गलत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, तो पहले नंबर वाला अपॉस्ट्रोफी एस तो सही माना जाएगा, दूसरे वाला गलत माना जाएगा, तो इसका अपॉस्ट्रोफी एस हटाना है, इसका अपॉस्ट्रोफी एस हटाना है, तो इस कलर को शुरू में ले जाना है दा लगा के, तो क्या हो जाएगा? दा लगाया, फिर क्या लिखा? कलर, फिर क्या लगाया? ऑफ, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल का अपॉस्ट्रोफी एस हट गया, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आर योर सीजर्स डल, क्वेश्चन में जो है सीजर लिख के देता है, और सीजर्स मीन्स होता है कैंची, लेकिन सीजर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा आर योर सीजर्स डल, यही होगा, लेकिन क्वेश्चन में आप सावधान रहिएगा, सीजर लिख के दे देगा या आर की जगह पे इज लिख के दे देगा, ठीक है ना, तो सीजर्स को प्लूरल वर्ब चाहिए, ठीक है। He has broken the legs of the chair. He, लेकिन क्वेश्चन कैसे रहा होगा ये भी बता रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा होगा he has broken, he has broken the chair में apostrophe s, chairs legs, ये ऐसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, ये जान लीजिए। ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग्स, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए चेयर नॉन लिविंग थिंग है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स में हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको सही कैसे करना? लेग्स को दा लगा के पहले लाना है, फिर ऑफ लगाना है, फिर इसको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज ब्रोकन द, ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। डू नॉट टेक नोटिस ऑफ इट एडवाइस, लेकिन क्वेश्चन में आपको एडवाइसेस दिया गया है, तो एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। जिम्नास्टिक्स, क्वेश्चन में आपको ये जिम्नास्टिक लिख के देता है, क्वेश्चन में क्या लिख के देता है? जिम्नास्टिक, लेकिन आप याद रखिएगा जिम्नास्टिक नहीं, जिम्नास्टिक्स ही होगा, लेकिन उसको वर्ब सिंगुलर चाहिए, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। He needs a pair of spectacles, लेकिन आपको क्वेश्चन में स्पेक्टेकल्स की जगह पे क्या लिख के देता है? स्पेक्टेकल लिख देता है, लेकिन आपको होशियार रहना है, स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स, चश्मा, ठीक है।
ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है ना, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, लेकिन आपको क्वेश्चन में एडवाइस की जगह पे एडवाइसेस लिख देता है, जो कि आपको पता होना चाहिए एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस ही होगा। इसका क्वेश्चन ये रहा होगा, लाइट्स, क्या रहा होगा, लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन यहाँ साउंड्स, लेकिन यहाँ पे याद रखिए लाइट और साउंड दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए उसमें ऐसे एस नहीं लगाते, तो लाइट्स नहीं होगा, साउंड्स नहीं होगा, तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक है। ऑल द फर्नीचर इन माई रूम इज ब्रोकन, क्वेश्चन में आपको यहाँ फर्नीचर की जगह पे फर्नीचर्स लिखा रहा, क्या लिखा रहा होगा, फर्नीचर्स, लेकिन आपको पता है फर्नीचर्स नहीं होगा और इसकी जगह पे आर लिख दिया है, ठीक है ना क्वेश्चन में, लेकिन आप याद रखिएगा फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल द फर्नीचर इन माई रूम इज ब्रोकन होगा। द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, शायद मैंने इसको समझाया नहीं था। तो यहाँ पे देखिए जैसे पोएट मीन्स कवि होता है एंड स्कॉलर मीन्स कवि, ओ विद्वान, क्या, ठीक है, सॉरी, तो पोएट मीन्स कवि और स्कॉलर मीन्स विद्वान। तो यहाँ पे देखिए एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, सिंगुलर नाउन, एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, पहले सिंगुलर नाउन के पहले दा लगा है, दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले दा नहीं लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आदमी है जो कवि भी है और विद्वान भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर द पोएट एंड द स्कॉलर लिखा होता, अगर क्या लिखा होता, द पोएट एंड द स्कॉलर, द पोएट एंड द स्कॉलर लिखा होता, तो ये फिर दो आदमी हो जाते, क्योंकि द स्कॉलर, इसके पहले भी द, इसके भी पहले द, तो दो आदमी हो जाते, एक आदमी कोई कवि होता और दूसरा कोई आदमी विद्वान होता, तो फिर यहाँ आर लगता, आर डेट, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, द पोएट एंड स्कॉलर, स्कॉलर के पहले दा नहीं लगा है, इसका मतलब स्कॉलर और पोएट एक ही है, तो एक ही आदमी है जो कवि भी है स्कॉलर भी है, इसलिए इज लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। द कमिटी हैज अराइव्ड एट इट्स डिसीजन इन ओन इंटरेस्ट, यहां पे देखिए द कमिटी हैज अराइव्ड एट इट्स डिसीजन इन ओन इंटरेस्ट, तो कमिटी पहुंच गई एट इट्स डिसीजन, अपने फैसले पर, इन इट्स ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे देखिए कमिटी जो होता है कभी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकता है और कभी कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, तो आप देखना है कि अगर ये कमिटी फैसला कर दे रही है सेंटेंस में तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, अगर कमिटी आपस में मतभेद हो गया तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा, या अलग अलग कोई काम दिखाया जाए कि वो अपना अपना कुछ अलग अलग कर रहे हैं तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसने फैसला कर दिया है, इसका मतलब है कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको हैज की जगह पर हैव रहा होगा, लेकिन यहाँ कलेक्टिव नाउन है इसलिए हैज ही आएगा, और ये इट्स भी ध्यान देना है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर की प्रोनाउन का यूज होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। द ज्यूरी, ज्यूरी भी या तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा या फिर कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं क्या होता है, द ज्यूरी वर डिवाइड, भाई डिवाइड हो गई, अगर ज्यूरी यानी जजों की मंडली अगर डिवाइड हो गई तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल। क्वेश्चन में आपको वाज दिया रहा होगा, लेकिन जब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया इसको प्लूरल वर्ब चाहिए, और वर्ब प्रोनाउन भी प्लूरल चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। द रूफ ऑफ आवर रूम, तो यहाँ क्वेश्चन जो है कुछ और रहा होगा, इसको ठीक किया गया है, इसमें क्वेश्चन रहा होगा आवर रूम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहा होगा, आवर रूम्स रूफ, लेकिन आपको पता है कि ये गलत है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, द रूफ इधर कर लिया फिर ऑफ लगाया आवर रूम, समझ गए ना। द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में बहुत बुरी तरह से लीक करता है हमारा कमरे का जो छत है। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में देयर आर रहा होगा, लेकिन बात यह है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए फर्नीचर के लिए इज ही हो जाएगा, तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नाउन है, मैंने नाउन को पूरी तरह से फिनिश किया, ठीक है ना। आप जो है
नाउन में आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, नाउन का एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं पाएगा और पूरा नाउन का वीडियो देखिए। इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन, एडेक्टिव और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबको एक-एक करके मैं आपको आपके लिए लेके आऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? और आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।